नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और शपथ लेते ही पीएम मोदी ने किसानों को खुश करने वाला बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण का फैसला भी लिया। कैसा रहा पीएम मोदी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो, आइए जानते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक्शन में आ चुके हैं। मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला और अपना पहला आदेश जारी कर दिया। उन्होंने जिस पहली फाइल पर साइन किया वो किसानों को खुश करने वाली है। पीएम मोदी ने सबसे पहले किसानों से जुड़ी पहली फाइल साइन की। पीएम ने 9.30 करोड़ किसानों को 17वीं किश्त जारी की। लगभग 20,000 करोड़ रुपए किसानों को आवंटित किए गए। किसान सम्मान निधि की फाइल पर सबसे पहले हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री ने संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार सबसे पहले किसानों की चिंता करती है, क्योंकि 2019 में भी सबसे पहले मोदी पीएम सम्मान निधि की फाइल पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। उनकी एक निर्णायक सरकार में शामिल करने का उन्होंने निर्णय किया। मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करता हूं। महाप्रभु के पास, माँ के पास अपना हृदय की कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। और देश की जिम्मेवारी फिर माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में आई है। मोदी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों के निर्माण का फैसला भी लिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी एक और गारंटी पूरी करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को घर देने का वादा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया था और पहली कैबिनेट बैठक में ही पीएम मोदी ने ये वादा पूरा करने का फैसला लिया है। इससे पहले मोदी सरकार पिछले 10 सालों में पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के लिए 4 करोड़ 21 लाख घरों का निर्माण करा चुकी है और अब ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुल मिलाकर 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही आज की कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार के पहले 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा भी की गई। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी थी तब, 2019 में नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार बनी तब और अब तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब मोदी मंत्रिमंडल का आकार बदलता रहा, मंत्रियों की संख्या बदलती रही, मंत्रियों का पोर्टफोलियो बदलता रहा, हर वर्ग हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया। मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनने वाले किस जाति से कितने नेता हैं, इसकी लिस्ट पर नजर डालें तो आपको करीब हर प्रमुख जाति का प्रतिनिधित्व नजर आता है। ओबीसी से 27 मंत्री, अनुसूचित जाति से 10, अनुसूचित जनजाति से 5 और अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्री बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने मंत्रियों से साफ कर दिया है कि 100 दिन के रोड मैप को लागू करना और पेंडिंग योजनाओं को भी पूरा करना है। उन्होंने कह दिया है कि जिसके पास जो विभाग होगा उसके कामों को जल्द से जल्द पूरा करना है और अपने टारगेट की चिंता करनी है। यानी पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेने के बाद 100 दिन के एजेंडे पर आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने किसानों के फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाले पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग का खास ध्यान रखा। कैसे, आइए देखते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 9 जून 2024 की तारीख देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा
और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र मोदी ने इसी दिन तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 1962 के बाद लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया। लगातार तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग पर भी खास ध्यान दिया है। पीएम मोदी की कैबिनेट में सभी वर्गों को जगह दी गई है। देश में सबसे ज्यादा ओबीसी के नाम राजनीति होती है। इस कैबिनेट में ओबीसी वर्ग के सबसे अधिक मंत्री बने हैं। ओबीसी वर्ग के कुल 27 सांसद मंत्री बने हैं, जो कुल मंत्रियों की संख्या का करीब 37% है। मोदी की नई टीम में 10 मंत्री एससी यानी अनुसूचित वर्ग के हैं, जबकि 5 एसटी यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग से मंत्री हैं। मोदी कैबिनेट में सवर्ण वर्ग के 21 मंत्री बनाए गए हैं। इनमें 8 ब्राह्मण और 3 राजपूत के साथ 2 भूमिहार नेताओं को मंत्री बनाया गया है। हालांकि इन अल्पसंख्यक वर्ग के मंत्रियों में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। मोदी की तीसरी सरकार में महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिला है। इस बार 7 महिला सांसद मंत्री बनी हैं। इसी के साथ नई कैबिनेट में महिलाओं को करीब 10% हिस्सेदारी दी गई है। यानी टीम मोदी के फॉर्मूले में सोशल इंजीनियरिंग का खासा ध्यान रखा गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जिस राज्य से सबसे ज्यादा मंत्री बनाया गया है, उसमें बिहार दूसरे नंबर पर है, जहां से 8 सांसदों को कैबिनेट में शामिल किया गया है, जिसमें जातीय समीकरण का भी बखूबी ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का गठन हो चुका है। मोदी कैबिनेट के 71 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। तीसरे कार्यकाल में सोशल इंजीनियरिंग के साथ राज्यों की सियासत को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। नए वोटरों को साधने से लेकर कोर वोटर्स तक का ख्याल रखा गया है, जबकि साइलेंट वोटर मानी जाने वाली महिलाओं को भी मोदी कैबिनेट में भरपूर जगह मिली है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जनरल कैटेगरी से 28 मंत्री बनाए गए, जबकि ओबीसी से 27 सांसदों को मंत्री बनाया गया, जबकि एससी वर्ग से 10 सांसदों को कैबिनेट में जगह मिली। एससी वर्ग से 5 सांसदों को मंत्री बनाया गया, जबकि ईबीसी कोटे से 2 सांसद मंत्री बने। मैं जीतन राम मांझी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी सरकार 3.0 में जिन राज्यों में सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं, उनमें बिहार भी शामिल है, जहां से कुल 8 सांसद मंत्री बनाए गए। इनमें ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण निषाद शामिल हैं। पीएम मोदी ने इस बार मंत्रिमंडल गठन में न सिर्फ गठबंधन धर्म बल्कि जातीय समीकरण का भी खास ध्यान रखा है, ताकि बिहार चुनाव में एनडीए को इसका फायदा मिले। बीजेपी ने किस तरह से जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर बिहार चुनाव के लिए अभी से फील्डिंग सजाई है, इसे इन आंकड़ों से समझिए। अति पिछड़ा वर्ग से जेडीयू के रामनाथ ठाकुर और राजभूषण निषाद को मंत्री बनाया गया, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग से नित्यानंद राय को फिर से कैबिनेट में शामिल किया गया। पीएम मोदी की नई टीम में दलित और महादलित समाज से एलजेपी आरबी के चिराग पासवान और हम के जीतन राम मांझी, जबकि अगड़ी जाति से भूमिहार चेहरे के तौर पर गिरिराज सिंह और जेडीयू के ललन सिंह को शामिल किया गया। वहीं ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे को मोदी कैबिनेट में जगह मिली। इसी से आप समझ सकते हैं कि बिहार बीजेपी के लिए कितना अहम है। देश की राजनीति किस करवट बैठेगी, इसमें बिहार की सियासत का अहम योगदान होता है और बिहार की सियासत में कास्ट पॉलिटिक्स की जड़ें कितनी मजबूत है, इस बात से बीजेपी अच्छी तरह से वाकिफ है। तो देखिए, अभी विस्तार बाकी है। केंद्रीय कैबिनेट में
प्रधानमंत्री सहित 81 बनाए जा सकते हैं। तो अभी तो 72 ही बना है, अभी 10 और बनाए जा सकते हैं वहाँ। तो कहीं ना कहीं करेक्ट तो करना पड़ेगा। यदि वोट लेना है तो उस जाति समूह को प्रतिनिधित्व देना होगा। ये हिस्सेदारी का सवाल है। 2023 में हुए जातीय जनगणना पर यदि नजर डालें तो बिहार में 27% पिछड़े वर्ग की आबादी है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 36% है। एससी और एसटी वर्ग की आबादी 20.68% है, तो वहीं जनरल कैटेगरी की आबादी 15.52% है। अगर बीजेपी की ये सोशल इंजीनियरिंग काम कर जाती है तो इसका फायदा एनडीए को 2025 के बिहार चुनाव में जरूर मिल सकता है। हालांकि पिछली बार एनडीए को इसलिए भी नुकसान उठाना पड़ा था क्योंकि तब पूर्व केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान का निधन हो चुका था और चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार वो एनडीए का अहम हिस्सा हैं और दलित चेहरे के तौर पर केंद्र की मोदी कैबिनेट में मंत्री भी बन गए हैं, जिसका फायदा एनडीए को मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं थे। हालांकि वो उस वक्त भी हर मंच से खुद को मोदी हनुमान बताने से पीछे नहीं हटा करते थे। लेकिन जिन सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे वहां से जेडीयू को खासा नुकसान पहुंचा था। इस बार चिराग पासवान न सिर्फ एनडीए का हिस्सा हैं बल्कि अब केंद्र में मंत्री भी हैं, जिसका असर बिहार चुनाव पर जरूर पड़ेगा। बिहार की राजनीति में पूर्व केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जो अपनी सियासी जमीन तैयार की थी, उसका फायदा उनकी विरासत संभाल रहे बेटे चिराग पासवान को मिलता दिख रहा है। और पिता के तैयार किए गए वोट बैंक और जिस तरह से उन्होंने इस बार के चुनाव में मेहनत की, उसके दम पर ही आज वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। पहले तो अलग थलग पड़ गए थे पार्टी में, लेकिन फिर इस चुनाव में 100% का स्ट्राइक रेट, 5 सीट के लिए जीते और 5 सीट पर उन्हें कामयाबी मिली। केंद्र में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं वो। अब तो ये बात सही है कि जो पिता की विरासत संभाल रहे हैं, अब उन्हें उसी तरह से परफॉर्म करने की चुनौती है। एलजेपी के अलग चुनाव लड़ने से एनडीए को कितना नुकसान हो सकता है, इसका ट्रेलर 2020 के विधानसभा चुनाव में दिख चुका है। हालांकि उस वक्त भी उनकी नाराजगी ना तो बीजेपी से थी, ना ही पीएम मोदी से, लेकिन इस बार तो एनडीए का वे हिस्सा हैं। चिराग पासवान के एनडीए में रहने से उनके कोर वोटर का वोट एनडीए को मिलेगा। इससे न सिर्फ एनडीए को मजबूती मिलेगी बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा चिराग पासवान को भी मिलेगा। चिराग पासवान की पार्टी पिछले बार अकेले विधानसभा चुनाव लड़ी थी और मात्र 1 सीट पर सिमट कर रह गई थी। चिराग पासवान जिस एससी वर्ग से आते एनडीए में रहने से उनके कोर वोटर का वोट एनडीए को मिलेगा और 6% न सिर्फ एनडीए को मजबूती मिलेगी बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा चिराग पासवान को भी मिलेगा। पिछले विधानसभा चुनाव को देखें तो अकेले विधानसभा चुनाव लड़ी एलजेपी को 5.66% वोट मिला था। और चिराग पासवान का फैन फॉलोइंग अन्य जातों में भी है, लेकिन पासवान समाज में तो वोट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी उनको है। अगर चिराग पासवान का देखें तो बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। उनका स्ट्राइक रेट एनडीए में 100% है। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हर जात में है। वो अब लोग उनको बिहार के भविष्य के रूप में देख रहे हैं। आज के समय में राजनीतिक काल में मूल्यों पर राजनीति करने वाला या अपनी बात पर कायम रहने वाले कम नेता हैं, उसमें चिराग एक हैं। तो चिराग फैक्टर घटा सकते हैं तो चिराग फैक्टर बढ़ा सकते हैं। बीजेपी भी इस 6% वोट बैंक के चुनाव पर पड़ने वाले असर को अच्छे से जानती है। यही वजह है कि इस बार युवा चेहरे के तौर पर चिराग पासवान को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कर युवाओं और एलजेपी के कोर वोटर बैंक के साथ एससी समाज को स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, ताकि 2025 के नतीजे अनुमान के मुताबिक आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरा में बस स्टैंड पर पेयजल की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। आरा के सरदार वल्लभ भाई पटेल बस पड़ाव पर लोगों को भीषण गर्मी में पानी पीने के लिए भटकना पड़ता है। यात्री से लेकर के बस ड्राइवर और आम आदमी के लिए कोई व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से नहीं की गई है।
यहाँ तक कि शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भैया कोई सुविधा नहीं है, ना शौचालय है, ना पानी पीने का ठंडा पानी है। हाँ, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। बैठने का व्यवस्था भी वो ढंग का सफाई नहीं होता है। हाँ, गंदगी फैला हुआ है, पूरा कीचड़ है। हाँ, ठंडा पानी लगा था मशीन का, नहीं वो नहीं चलता है, उसमें एकदम बेकार हो गया है वहाँ। कैसे पानी पीता है? और बस वही हम लोग खरीद के पीते हैं, बोतल खरीद के पीते हैं। न सफाई की व्यवस्था है, यहाँ इतना दूर दूर से लोग आते हैं, जब प्यास लगता है तो जिधर तिधर घूमते फिरते हैं। 2-4 गो होटल वाला हैंड पंप रखा है, उसी पर सहारा है। मशीन तो लगा है नया, अब मशीन तो लगा है लेकिन चलता नहीं है, देखने के लिए है, पानी नहीं है ना। पानी चला के देखिए, उसमें पानी अजबे नहीं करता है, लगा तबे से खराब है। पूर्वी चंपारण में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कई सरकारी जलाशय जो सूखने के कगार पर थे, उसके जीर्णोद्धार का काम तेज गति से शुरू हो गया है। पूर्वी चंपारण में चकिया 12 गोविंद जलाशय जो सैकड़ों एकड़ में फैले हुए हैं, वो धीरे धीरे अब सूख रहे हैं। लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। अब वहां जल जीवन हरियाली योजना के तहत सौंदर्यीकरण का काम कराया जा रहा है। जल स्तर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि मछली पालन और सिंचाई में किसानों को मदद मिल सके। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीश कुमार। ड्रीम प्रोजेक्ट का असर अब धरातल पर भी दिखने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत सभी पोखर, नाहर, पाइन जो जलाशय हैं, उनके जीर्णोद्धार को लेकर जो योजना बनाई थी, उसका असर अब दिखना शुरू हुआ है। और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया भी था कि पूर्वी चंपारण जिले के लगभग 500 से ज़्यादा एकड़ में फैले जो 12 गोविंद और सवंगिया मन है, उसके जीर्णोद्धार का काम जो है वो जो है होगा और उसका असर भी अब दिखना शुरू हुआ है। देखिए, ये तस्वीर जो है ये पूर्वी चंपारण के चकिया जो है अनुमंडल की तस्वीर है और चकिया अनुमंडल के 12 गोविंद मन है जो जलाशय है, वो जलाशय सूख गया है। तो जो लगातार जो गर्मी के कारण जलाशय सूखने के कारण पे थे और जो जलाशय पर लोगों का अतिक्रमण भी हो गया था, तो जलाशय को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है और उसके जीर्णोद्धार का काम जो है वो किया जा रहा है। देखिए, जो है कई मजदूर और जो ट्रैक्टर है उसके माध्यम से जो है लगातार जीर्णोद्धार का काम भी जो है वो किया जा रहा है। तो कोशिश है कि कैसे जो है जल जीवन हरियाली योजना का लाभ लोगों को मिले, जल जीवन हरियाली कैसे हो, कैसे जो हमारे जलाशय है वो उसमें जो है पानी आए, वो बेहतर तरीके से दिखे। और जलाशय जब सुंदर होंगे, बेहतर होंगे, उसमें जब पानी होगा तो वैसी स्थिति में जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भूजल स्तर भी बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि पेयजल संकट भी, उसकी भी समस्या कहीं ना कहीं दूर होगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो सपना देखा है, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसका असर दिख रहा है। और न्यूज 18 ने भी खबर को प्रमुखता से चलाया था कि पूर्वी चंपारण में कई जलाशय जो है वो अतिक्रमण के शिकार हैं। तो वैसी स्थिति में 12 गोविंद जो जलाशय है उसके जीर्णोद्धार का काम जो है वो तेज गति से किया जा रहा है। उनीश कुमार, न्यूज 18 पूर्वी चंपारण। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज 18।